नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो एपीएससी या ईओयू एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन को डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, और इन एमसीक्यूज के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। ये है पार्ट 2, और पार्ट 1 में हम 10 एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो ईओयू एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स की हेल्प की थी टू बिकम फ्रॉम एस्पिरेंट टू ऑफिसर। 116 सिलेक्शन हमारे थे। ये क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था आपको प्रीवियस सेशन में। वेरी वेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। इज इट विटामिन ए, बी1, सी या डी? ठीक है, तो ये चीजें पूछी गई थी। यहाँ पर विटामिन ए की अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। विटामिन बी1, यस, इससे बेरी बेरी होता है। और सी जो है इससे स्कर्वी होता है, गम्स में दिक्कत हो जाती है। और डी जो है इससे रिकेट्स होता है, बोन्स में दिक्कत हो जाती है। राइट, तो ये चीजें आप सभी को बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। मंगलेश्वरी ने, एसपीएम ने, विकास एंड अर्पण ने इसका जवाब दिया है। बी इज एब्सोल्युटली राइट। संजय कह रहे हैं जो भी एमसीक्यूज अपडेट हो रहे हैं कहाँ मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सही से मुझे समझ में नहीं आया संजय, बट देन जो भी एमसीक्यूज है वो सारे आपको जो है रिकॉर्डेड रहेंगे, आप बाद में इन्हें देख सकते हो, कोर्स हो या फिर यूट्यूब हो। यहाँ पर इसका आंसर है विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, बी1 बेरी बेरी जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं, स्कर्वी सी से होता है, डी से रिकेट्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। आई होप आप लोग तैयार हो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। साथ के साथ आंसर करते जाइएगा और आप इससे अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हो। पहला है कंबशन ऑफ अ कैंडल इज डैश। फोटोकेमिकल, एक्सोथर्मिक, फिजिकल चेंज है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फोटोकेमिकल जो कि लाइट से इंड्यूस होते हैं रिएक्शन, उन्हें हम फोटोकेमिकल कहते हैं। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर हीट जो है वो रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो जब कैंडल इग्नाइट होता है, बर्न होता है, तो क्या हीट रिलीज होती है। फिजिकल चेंज है, यानी कि जो कैंडल बर्न हो गया उस कैंडल को आप फिर से बड़ा कर सकते हो। फिजिकल चेंज इज समथिंग दैट इज रिवर्सिबल। टेम्पररी चेंज कहते हैं, जैसे वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, आइस को वापस वाटर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, बट ये हो सकता है क्या? यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा गया जहां पर हीट अब्सॉर्ब होता हो। राइट, हीट अब्सॉर्ब होने वाला रिएक्शन। तो आपको काफी आराम से इनके जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, उससे आपको समझ में आ जा रहा होगा। सही जवाब यहाँ पर बी है। सही कहा आप लोगों ने, बी इज द राइट आंसर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कंबशन ऑफ अ कैंडल। फिजिकल चेंज नहीं है क्योंकि वो रिवर्सिबल एंड टेम्पररी होता है। फिजिकल चेंज एक्चुअली एक केमिकल चेंज है। अगर यहाँ पर केमिकल चेंज होता तो ये सही है। राइट, तो बाकी सारे तो वैसे भी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, अ डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज। एंड लेट मी टेल यू, फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है वो 2002 के एपीएफसी के पेपर में आ चुके हैं। राइट, तो इस वजह से ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो हमें इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट जो डिवाइस करता है वो कौन सा है? एसी करंट एक्चुअली अल्टरनेटिंग होता है, इस तरीके से उसके जो है वेव्स बनते हैं, बट डायरेक्ट करंट इज स्ट्रेट। तो इस तरीके के कन्वर्शन किस चीज से होता है? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया गया है। ट्रांसफार्मर एक्चुअली जो वोल्टेज है उसे स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए यूज होता है, नॉट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, तो ये सही नहीं है। रेक्टिफायर, हाँ जी हाँ, रेक्टिफायर जो है ये एसी के जो ये इस तरीके से हमारे जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो अल्टरनेटिंग नेचर है एसी का, वो सही वर्ड होगा, उसको जो है ब्रेक डाउन करके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर बी इज द राइट आंसर हियर। अल्टरनेटर कहा गया है, अल्टरनेटर सही नहीं है। यहाँ पर कंडेंसर, ये जो है रेफ्रिजरेशन के इक्विपमेंट में मेनली यूज होता है। सो दीज आर नॉट करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टरनेटर एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट करने के लिए अल्टरनेटर यूज होता है। एंड बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, अगेन ये भी जो एपीएफसी का 2002 का एग्जाम है उसमें ये आया था, नॉट योयो, एपीएफसी के एग्जाम में आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल कंपाउंड, ये पूछा गया था। इज इट एयर, ऑक्सीजन, अमोनिया या मर्क्यूरी? एयर एक्चुअली एक मिक्सचर है, तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस।
ओके, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस है। एलिमेंट्स जो है प्योर होते हैं, यानी कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आप उसमें देखते हो, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस अगर आप लो तो उसमें सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक मॉलिक्यूल में आपको दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड दिखेंगे। अमोनिया अगर हम ले लें, यहाँ इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो NH3, यानी कि नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो इसे हम कंपाउंड कहते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इस तरीके से जब कंबाइन होता है और इसमें फिक्स्ड रेशियो होती है इस कॉम्बिनेशन में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर। मर्क्यूरी अगेन एक एलिमेंट है, ठीक है, ये अगेन एक एलिमेंट है, तो ये और ये एलिमेंट है। एयर एक मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारे तरीके के गैसेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब होंगे, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, राइट। और यहाँ हम कह सकते हैं सही जवाब है अमोनिया, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। एंड इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वायरसेस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते हैं और ये न्यूज में भी है। तो वायरस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन, और तब हम जो है सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग सेल्स। क्या वायरस में ऑल द फीचर्स ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं? दूसरा है, दे कैन रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनीवेयर इंडिपेंडेंटली। वर्ड्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है और देन आपको आंसर करना है। रेबिस एंड चिकन पॉक्स आर वायरल डिसीजेस, ठीक है, तो ये चीजें पूछी गई है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दिस इज नॉट राइट, नॉट करेक्ट है, क्योंकि इसमें वायरस की अगर हम बात करें तो कुछ फीचर्स लिविंग, कुछ फीचर्स नॉन लिविंग सेल्स के होते हैं। कई बार वायरस को जो है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग एंटिटी भी कह दिया जाता है। कई साइंटिस्ट ने ये कहा है कि वो नॉन लिविंग है, बट देन ये जिस तरीके से होस्ट में जाकर रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में, ऑब्वियसली कोरोना वायरस का हमने देखा क्या है, तो बॉडी में जाकर किसी होस्ट में जाकर ये जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है और नुकसान पहुंचाता है मोस्टली, तो ये जो है सारे फीचर्स लिविंग सेल्स के इसमें नहीं है, राइट। तो इस वजह से ये होता है। लेकिन रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनीवेयर इंडिपेंडेंटली नहीं, इंडिपेंडेंटली अपने आप में उसका कोई भी वजूद नहीं होता। पोस्ट में जब जाता है, ह्यूमन बॉडी में लेट से चला गया, देन इट कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, अपने आप में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया अपने आप में वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट वायरस कैन नॉट डू दैट, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। 1 और 2 तो यहाँ पर इनकरेक्ट है। हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेबीज एंड चिकन पॉक्स और वायरल डिसीजेस, जी हाँ, वायरस की वजह से होते हैं ये, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं? 1 और 2 ओनली, सो ए इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है जो हमने अभी डिस्कस किया। Which among the following statement is or correct with respect to indicators, ये पूछा गया है। तो एसिड्स बेसिस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सवाल आते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है और फंगाई और algae के बीच का, तो इससे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से जो लाइकेन बनता है उससे लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली, ये कहा जा रहा है। दूसरा है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज रेड, ठीक है, जब वो नीदर एसिडिक नॉर बेसिक यानी कि न्यूट्रल होता है लिटमस सॉल्यूशन, तब उसका कलर रेड होता है, ठीक है। रेड कैबेज लीव्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स। रेड कैबेज लीव्स इंडिकेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? एसिड या बेस को अगर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं तो वो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जब भी एसिड या बेस में उन्हें डाला जाता है तो वो मोस्टली एक कलर चेंज या फिर कोई और प्रॉपर्टी उनकी जो है वो चेंज हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि अच्छा ये एसिड है, ये बेस है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड या बेस को, ऐसी चीजों को हम इंडिकेटर कहते हैं। एंड यस, रेड कैबेज लीव्स वन ऑफ देम है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुनने हैं। पर्पल डाई होता है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जी हाँ, 1 और 3 तो करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर दिया गया, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। जब ऐसा होता है नीदर एसिडिक नॉर बेसिक यानी कि न्यूट्रल जब होता है तब वो पर्पल कलर में होता है, ठीक है, ये रेड नहीं होता है, राइट। ब्लू होता है जब वो बेस से जो है बेस के कांटेक्ट में होता है, और ये रेड होता है जब ये एसिड के कांटेक्ट में होता है। यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर सकते हैं बेस के कांटेक्ट से, और ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में, एसिड रेड, ठीक है।
बेस ब्लू, BB, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और यहाँ पर ये एक्चुअली पर्पल होता है। सेकंड करेक्ट नहीं है, 1 एंड 3 इज करेक्ट, तो हमारा सही जवाब हो जाता है सी इज द राइट आंसर। इसका सारा एक्सप्लेनेशन 10th क्लास की जो बुक है उसमें आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। उसी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के जो बॉक्सेस है उनको आप जरूर पढ़ लेना। 6th क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस। ठीक है, सिमिलर टॉपिक से, ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट, ये तो सही है, ये हम जानते हैं। बट यहाँ पर दिया है कि ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, सारे ही बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं फॉर श्योर, ये चीज सही नहीं है। कुछ ही बेसिस डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें अल्कली कहा जाता है, उनके लिए स्पेशल नेम है, वो है अल्कली। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। 2 एंड 3 यहाँ पर सही है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ये पूछा जा रहा है। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रुदरफोर्ड या जेम्स चैडविक। यहाँ पर जे थॉमसन जो है ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और कई जगह पर आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी है कि प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने या रुदरफोर्ड ने किसने डिस्कवर किया। तो इसका जवाब एनसीईआरटी क्लास 9 में आपको मिल जाएगा कि गोल्डस्टीन ने एक्चुअली प्रोटॉन को पहली बार डिस्कवर किया था, बट नाम प्रोटॉन नहीं दिया था, उस पार्टिकल को डिस्कवर किया था, तो उसका जो क्रेडिट है गोल्डस्टीन को जाता है, बट रुदरफोर्ड ने नाम दिया था। तो क्रेडिट एक्चुअली एनसीईआरटी ई गोल्डस्टीन को देता है। और प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन एपीएफसी जो यूपीएससी का हम कह सकते हैं की है, उसमें भी ई गोल्डस्टीन इज द राइट आंसर। सो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, डी इज द राइट आंसर। ओके, ये जो नोबेल प्राइज है 1935 में मिला था। और यहाँ पर आ गया आपका 8th क्वेश्चन। तो कुछ सवाल जो है टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, स्पेशली एपीएफसी में। तो लेटेस्ट चीजें जो न्यूज में है उनको हमें पढ़ लेना चाहिए। उनमें से एक है क्लोनिंग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए क्लोनिंग से रिलेटेड। क्लोन्स जो बनते हैं, डॉली शीप के बारे में आपने सुना होगा, सिमिलर दिखने वाले जो टू हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं, उन्हें बनाया जाता है। तो ये क्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ क्लोन इज अ कॉपीड मटेरियल which has the same genetic makeup of the original। ओरिजिनल का जेनेटिक मेकअप जैसा है वैसा ही क्लोन में भी आपको देखने को मिलेगा, ये कहा जा रहा है। इट कैन बी डन बाय नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल मीन्स, नेचुरली ये होता है और आर्टिफिशियली भी ये किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। हमने तो आर्टिफिशियल के बारे में ही सुना है अभी तक, नेचुरली भी होता है क्या, सोचिए जरा। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट है क्लोन्स ऑलवेज लुक आइडेंटिकल, हमेशा ही एक जैसे दिखते हैं, ये कहा गया है। ओके, तो पहला अगर हम देखें, क्लोन इज अ कॉपीड मटेरियल, सेम जेनेटिक मेकअप उसमें होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, सेम जेनेटिक मेकअप होता है इसमें, जो जेनेटिक मटेरियल है वही रेप्लिकेट होता है, और फिर दूसरा जो क्लोन है वो बनता है, राइट। मोर देन दैट भी बन सकता है, बट देन ये जो जेनेटिक मेकअप है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो सेम इनकी जेनेसिस एक ही जेनेटिक मटेरियल से होती है, एक ही जेनेटिक मटेरियल से ये बनते हैं, तो सेम जेनेटिक मटेरियल इनका बेस बनता है। पहला स्टेटमेंट सही है। इट कैन बी डन नेचुरली एंड आर्टिफिशियल मींस, यस आर्टिफिशियली क्लोनिंग तो हम करते ही हैं। नेचुरली जो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं वो एक्चुअली क्लोन्स होते हैं। ओके, एक तरीके के ट्विंस पैदा होते हैं, जो कि एग है, वो फर्टिलाइज होने के बाद सेम एग दो पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है तो आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। और ये फर्टिलाइज्ड एग के दो पार्ट्स सेम जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं और उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। यस, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली दोनों तरीके से कर सकते हैं, 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब यहाँ पर क्लोन्स लुक ऑलवेज आइडेंटिकल, ये सही नहीं है। कुछ केसेस में एक क्लोन को एक एनवायरनमेंट में हम रखेंगे, दूसरे क्लोन को दूसरे एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो वो डिफरेंट दिखेंगे। ओके, तो दे डू नॉट ऑलवेज लुक आइडेंटिकल। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो सही जवाब हमारा हो जाता है ए। यही सारी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे दी गई है, राइट। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, 4D प्रिंटिंग। ये चीज भी न्यूज में रह चुकी है। अब इसमें से सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। इट इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट एंड इज दस कॉल्ड 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स पे अगर टेक्स्ट 3D हमने इसको प्रिंट किया, इसके ऊपर टेक्स्ट जब प्रिंट कर दिया उसे हम 4D कह देते हैं। इज इट सो? It involves the 3D objects with one of the dimension extended using special technique। 3D ऑब्जेक्ट हमने बनाया
और एक डायमेंशन लेट से इसको जो है लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ाना है, स्पेशल टेक्निक से उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं, उसे हम 4D कह देते हैं। इज इट सो? तीसरा यहाँ पर इट इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ स्पेशल मटेरियल टू प्रिंट ऑब्जेक्ट्स दैट चेंज शेप पोस्ट प्रोडक्शन। इसे बना दिया, अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इसका शेप चेंज हो जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डायनामिकली शेप चेंज करते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से और स्पेशल मटेरियल इनमें यूज होता है, उन्हें हम 4D कहते हैं, 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऐसा कहा गया है। इज इट करेक्ट? इट इन्वॉल्व द प्रिंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग स्टैटिक स्ट्रक्चर। स्टैटिक स्ट्रक्चर ये कभी चेंज नहीं होगा, राइट, अनलेस बहुत ज्यादा आप इसमें जो है हीट या ऐसे करोगे, नॉर्मल कंडीशंस में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम स्टैटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो थोड़े वेरिएशन, कंडीशंस के वेरिएशन से उनका जो शेप है वो चेंज होने लगता है बहुत ही ज्यादा, उसे हम डायनामिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो क्या 4D स्ट्रक्चर्स डायनामिक स्ट्रक्चर्स है, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स है, ये पूछा गया, थोड़ा सा डेप्थ है बट यस यही इंपॉर्टेंट चीज है जो 3D और 4D को डिफरेंशिएट करती है। 3D ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो 3 डायमेंशन में आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे 3D हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इस 3D ऑब्जेक्ट पर कोई भी थोड़ा सा भी वेरिएशन जो कंडीशंस का अगर आता है, इसका शेप अगर चेंज हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे 4D ऑब्जेक्ट। ओके, तो डायनामिकली शेप उसका चेंज होता है, उसे हम 4D ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके हिसाब से सी इज द राइट आंसर, और इसमें स्पेशल मटेरियल्स यूज होते हैं, इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर को हम डायनामिक स्ट्रक्चर कहते हैं, स्टैटिक नहीं हो सकता। ये दोनों सही नहीं है, द करेक्ट आंसर इज सी। इसकी सारे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है, आप पढ़ सकते हो। इसके साथ में इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, ये सब कंस्ट्रक्शन में है। एंड मोस्टली इस तरीके के टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है क्या करना है, और वही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके लिए है होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ 4D प्रिंटिंग हैव यूसेज इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स? ठीक है, इज इट मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। इसका जवाब तो आई होप आप एकदम ही सही दोगे। इसके साथ लेट मी रिमाइंड यू टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन, हम लेकर आ गए हैं ये कोर्सेज जो कि आपको कॉम्प्रहेंसिव एंड बहुत ही अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। 3 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपको सारे कंपोनेंट्स आते हैं, पढ़ चुके हो, बस प्रैक्टिस चाहिए, तो यू कैन अवेल टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्लस में आपको ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक जो आप जनरली एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हो, जैसे इंश्योरेंस हो गया, लेबर लॉ हो गया, ये सब आपको सही से उनके बारे में पता नहीं है, इनके आपको वीडियो लेक्चर्स अलोंग विथ जो कॉन्सेप्ट नोट्स है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विथ टेस्ट सीरीज फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। तो टेस्ट सीरीज प्लस आप अवेल कर सकते हो इस तरीके की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो सारे ही कंपोनेंट्स के वीडियो लेक्चर्स और मुझे सारे कंपोनेंट्स का जो नोट्स है वो चाहिए अलोंग विद टेस्ट सीरीज, तो आप मास्टर को पैक को जो है अवेल कर सकते हो। इनको अवेल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप वहां से चेक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन 8146207241 अगर आपके कोई भी डाउट से प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।